स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बात करना। अभी तहबूर राणा को अमेरिका से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस वक्त देश के अंदर में है, वो अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण करवा करके भारत लेकर गए। अब इस सारे वाक्य के अंदर में तो सबसे ज्यादा सोचने की बात है वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी जो बॉम्बे अटैक के समय, मुंबई अटैक के समय, हमले के समय में जो इस देश के अंदर में थी, उसके जो नेता हैं वो आज बुरी तरीके से बौखलाए हैं। और वो इवन ये तक भूल गए हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आप मोदी का विरोध कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश का अगर आप विरोध करेंगे तो ये आपके लिए यहाँ की मिट्टी राजनीति करने के लायक नहीं बचेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप कुछ भी कीजिए लेकिन देश के साथ में खड़े रहिए, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। जिस तरह से वाजपेयी जी इस देश के साथ में खड़े थे विपक्ष में होने के साथ, इसी तरह से आप भी इस देश के पक्ष में रहिए। देखिए, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह का की भाषा बोल रहे हैं वो आप एक बार सुनिए। में राज्य मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं कि इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, इसको पूरी कानूनी मदद मिलनी चाहिए। इसकी चिंता इतनी क्यों तहब्बुर की है? और आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो कलावे के ऊपर हिंदू आतंकवाद को गढ़ा गया कांग्रेस के द्वारा, संसद में भी कहा गया कि ये तो हिंदू आतंकवादी थे। यदि तुकाराम ओबले और शहीद हेमंत करकरे ने कसाब को ना पकड़ा होता, आतंकवादियों को ना मार गिराया होता, उनका मेडिकल टेस्ट ना होता और पता ना चलता कि इन सबका तो खतना हुआ है, सुन्नत हुई है इनकी, ये इस्लामिक आतंकवादी है, मुसलमान है, तो शायद आज हम लोग एक हिंदू आतंकवाद की एक झूठे चित्र में आज भी फंसे हुए होते। इस तहब्बुर राणा ने अमेरिकी अदालत में कहा, अशोक जी भाई, कि हमको भारत मालूम क्यों ना भेजा जाए। बोले हम मुसलमान हैं इसलिए भारत ना भेजा जाए। अब उसके कान के नीचे दो लगना चाहिए कि नहीं? और दूसरा तक ये दिया कि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए ना भेजा जाए। ये सोच खतरनाक है। मुन्ना खान साहब, कौन तहब्बुर राणा? 15 लाख आ गए क्या? इतना खुश हो रहे हो? जिस पार्टी, जो इतनी बड़ी बूढ़ी पार्टी हो, जिसने इतने वर्षों तक शासन किया हो और जिसके शासन काल में ये भारत माता की छाती पर घाव लगा हो, ये किस ढंग की बात है? पृथ्वीराज चौहान कह रहे कि इसको फ्री एंड फेयर ट्रायल का अवसर मिलना चाहिए, इसको वकील मिलना चाहिए। अरे भाई, ये भी बोल दो इसको बिरयानी भी मिलनी चाहिए कसाब की तरीके से। आपको इतनी चिंता क्यों? तहब्बुर भारत आ गया, इस पर प्रसन्नता जताएं, इसकी बजाय आपके नेता लोग क्या क्या बोल रहे हैं। मुन्ना खान नहीं, और ऐसे वक्तव्य देश को तो पसंद नहीं आ सकते कभी। चैनल पे मैं अमिताभ जी सुन रहा था, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक और हमारे मित्र भी है कि खतना होगा, सुन्नत होगा, तो तहब्बुर राणा इसके खानदान का खतना करेगा अगर जिंदा रह गया तो। उसे तो जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। तहब्बुर राणा का सपोर्ट कौन कर रहा है? आतंकवादी को छोड़ने के लिए इनका बाप गया था क्या? कंधार कौन गया था? क्यों छोड़ने गया आतंकवादी को? ये आतंकवादी को परवरिश करने वाले लोग हैं। हाँ, आरएसएस के लोग आतंकवादी है, जो भगवा रंग है सारे आतंकवादी है। देश में जहर फैलाना, देश में जहर घोलना चाहते हैं वो। किसी ने गलत नहीं कहा। आज पूरे देश में एक आतंक का माहौल है, उसे हम आतंकवादी ही कहेंगे। खुले मंच पे, नेशनल चैनल पे कह रहे कि मुसलमानी हो, खतना हो, ये बोलने की तमीज है? मुसलमान नहीं है क्या? तहब्बुर राणा मुसलमान नहीं है क्या? गलत बोला क्या मैथिल ने? मुसलमान नहीं है क्या? बिल्कुल मैथिल। आप तो इतना गुस्सा हो गए, गजब करते हो यार। कह रहे हो भगवा रंग आतंकवादी है। इसी कारण से कांग्रेस की आज ये दशा हो गई, इसी कारण से कांग्रेस की दशा हो गई, और कोई कारण नहीं। आप इस तरीके से बोलेंगे इसीलिए दशा। अरे भाई, मुसलमान है कि नहीं है ना? मुन्ना खान, तहब्बुर राणा मुसलमान है, उसका खतना हुआ, सुन्नत हुआ, मैथिल ने कहा। आपके पेट में इतना दर्द क्यों है तहब्बुर राणा के लिए? क्या आप मैदान में डंडा लेके कूद रहे हो? आप क्या लेने देना तहब्बुर राणा का? क्या ये मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या कि विश्व भर के मुसलमान एक है, उसमें आतंकी है फिर भी? गजब करते हो यार। आपको क्या तकलीफ? आपको क्यों तकलीफ हुई? आपको उसको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाना है, आपको उसको चुनाव लड़वाना है, आपको उसको सीडब्ल्यूसी में लाना है, आपको क्या तकलीफ है? आपसे
आपसे पूछना चाहता हूं। और गजब बात करते हो। जो तर्क नहीं, अभी रुकना होगा, सुनिए। जो तर्क तहब्बुर राना के वकील ने अमेरिकी कोर्ट में दिया, वो बात अगर मैथिल ने दोहरा दी तो कौन सा गुनाह हो गया? उसने दो बातें कही कि हम, तीन बातें कि हमको इसलिए ना भेजो कि मुसलमान है, दूसरा हमको इसलिए ना भेजो कि हम पाकिस्तानी है, और तीसरा हमको इसलिए ना भेजो कि हम बड़े बूढ़े हैं, हमें बीमारियां हैं। जो आदमी खुद कह रहा मुसलमान है, इस ये प्रिविलेज इंजॉय करना चाहता, उसको मैथिल जी बोलते हैं तो आपको तकलीफ है? आप तहब्बुर के कांग्रेस तहब्बुर की वकील है मुन्ना खान साहब। आप कह रहे हो तहब्बुर इनके खानदान का खतना कर देगा अगर जिंदा रहा। आप तहब्बुर के साथ हो? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अरे चौकसी छोड़ो, मैं पूछ रहा हूं मुन्ना भाई, आप ये चाहते हो कि तहब्बुर राना अगर जिंदा रहे तो मैथिल साहब को मार दे? आप ये चाहते हो? हिंदू समाज इसका दोषी है क्या? हिंदू समाज है यार, इसके बारे में कांग्रेस को क्या हो गया? सारे जैसे तहब्बुर राना भारत के लोगों को मार दे, इसकी इच्छा रख सकते हैं आप? बात बहुत खराब हो गई और बड़ी गंदे टेस्ट की बात है। सारा भगवा आतंकी है, कांग्रेस की ये सोच है। समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि वो किस आधार पर एटा इटावा फरुखाबाद में वोट मांगेंगे जाके इनको साथ लेके। ये तहब्बुर के लिए लड़ने आ रहे हैं और तहब्बुर को इतना बड़ा बदमाश मान रहे, वीर मान रहे, करे अगर जिंदा रह गया तो मैथिल तुमको मार डालेगा। ये भाषा कांग्रेस की है। आपकी तहब्बुर से रिश्तेदारी है, नातेदारी है। ये खेल खतरनाक है। मैं कांग्रेस से कहूंगा ये खेल खेलेंगे तो फिर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सूर्यप्रकाश मैथिल, मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं। जिस बात पर मुन्ना खान जी ने मुझे धमका दिया तहब्बुर राणा का एजेंट बनकर, प्रवक्ता बनकर, कि तहब्बुर राणा दोबारा निकल गया तो तुम्हें गोली से मार देगा, तुम्हारा खतना कर देगा, खानदान को खत्म कर देगा। अरे हम तो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। हमें तो अंग्रेज नहीं डरा पाए, तो इन जैसे ये जो है ना मच्छर और मक्खी, तहब्बुर राणा जैसे, ये क्या हराएंगे? मैं समझना है यार, मतलब आपका जो पार्टनर है, एलाई है, वो कांग्रेस कह रही कि भगवा ही आतंकवाद है और भारत के आदमी को धमकी दी जा रही है कि तहब्बुर राना, मतलब उसके मारे में कांग्रेस कितना ज्यादा उससे प्रभावित है। कह रही अगर वो जिंदा रह गया तो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारा खतना कर देगा। ये भारत की पार्टी बोल रही। पाकिस्तान से कोई इसका नातेदार बोलता तहब्बुर का, मैं तभी मान लेता कि उसको दर्द हुआ। आपके अलाइंस पार्टनर को दर्द है तहब्बुर राना का, और वो धमकी दी जा रही है कि वो अगर जिंदा बच गया तो मार डालेगा बाकी को। अशोक जी, ये तो पानी सर से ऊपर गुजर गया नहीं? राजनीतिक मत भिन्नता, मतभेद, ये सब जीत हार चलती रहती है, लेकिन जहां विषय भारत का आ जाता है, भारत माता का आ जाता है, वहां हम सब तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं ना। ये क्या कहा जा रहा है अशोक अमिताभ जी? सबसे पहले तो मैं इस देश के सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देना चाहता हूं और कि उन्होंने प्रयास करके एक आतंकवादी को अमेरिका से एक एक्स्ट्राडिशन उसका करने में सफलता पाई। इसके लिए उन सुरक्षा एजेंसियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये अभी पूरी सफलता नहीं है अमिताभ जी, ये सफलता बहुत छोटी है, क्योंकि तहब्बुर राणा के साथ साथ जो नेटवर्क जो तहब्बुर राणा ने बिछाया था, उस नेटवर्क को फॉलो करने का काम डेविड कोलमैन हेडली ने किया था। और वो डेविड कोलमैन हेडली आराम से अमेरिकी जेल में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई अगर तहब्बुर राणा दोषी है तो उससे भी ज्यादा दोषी वो डेविड कोलमैन हेडली है, जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रह करके जो सरकार के नाक के नीचे जो हमारे देश के नागरिकों पर हमला कराने में सहयोग किया। तो उस पर भी सरकार का अगर उसको प्रत्यर्पण कराने में सफल नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है। डेविड कोलमैन हेडली का प्रत्यर्पण नहीं करा पाई। और दूसरी बात, आपने मुन्ना खान जी की बात किया कि भगवा आतंक, मुझे लगता है कि मुन्ना खान जी ये बात जो आरएसएस में जो वैज्ञानिक था अमिताभ जी पटरुलकर और ध्रुव सेना भाजपा का जो पदाधिकारी था, इन सबों की बातों को या नाम को याद करके वो बोल दिए होंगे गलती से या सही से, मतलब मुझे जहां तक मैं बता रहा हूँ। और तीसरी बात बता रहा हूँ कि अमिताभ जी, आपको याद होगा जो दिसंबर 1999 में जो कंधार हाईजैक, जो विमान का हाईजैक करके ले गया था कंधार, तमिलनाडु के त्रिभुवन एयरपोर्ट से, जो 3 खुखार आतंकवादियों को वाजपेयी सरकार में उनको बाइज्जत जहाज से बैठा करके छोड़ा गया,
जी। कहीं न कहीं जो उसमें मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और उमर सईद शेख, इन लोगों ने जो आतंकवादियों का नेटवर्क पाकिस्तान में स्थापित करके देश के ऊपर, देश के दामन पे जो हमले किए, कहीं न कहीं वो वाजपेयी की सरकार भी दोषी है इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं देश में, ठीक है, क्योंकि यही आतंकी अगर मार दिए गए होते तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती होती। ठीक बात। और देश में दूसरी चीज, लास्ट चीज मैं कहूंगा कि जो हमारे जो शहीद हेमंत करकरे, आपको याद होगा कितना बहादुर हमारे जाबाज थे, आईपीएस अधिकारी थे, उन हेमंत करकरे की शहादत पर भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कितना घटिया बयान दिया था। उसने ठीक है कहा अशोक जी, ठीक, वो इसी के अब लायक रुकना होगा था। अशोक भाई सिंह जी के पास जाऊं, चूंकि आज विषय राष्ट्र का भी है, पार्टियां बहुत छोटी चीज है। ओपी सिंह जी ने 2-3 बातें कही, उस पर जरूर मुझे कुछ कहना होगा। कि एक तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को, सिपाहियों को, दरोगा को, थानेदार को, एसओ को बधाई है, जवान पुलिस सुरक्षा कर्मियों को, जो वो तहब्बुर राना को ले आए अमेरिका से भारत। और मोदी सरकार की नाकामी कि हेडली नहीं आ पा रहा। ये ऐसा कहां से लाते हो महाराज तर्क? इंदिरा गांधी इन्हें 71 की लड़ाई जीती, इंदिरा जी गई थी वहां लड़ने तलवार लेके? नहीं ना। सफलता बोले सिपाही की और असफलता बोले मोदी की। ये नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। नपना एक रखो भैया। नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए ये काम किए। नेताजी गए थे चीन बॉर्डर पर, नहीं ना। क्रेडिट आप उनको क्यों देते, फिर अधिकारी को क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? ये तरीका ठीक नहीं, देश के संदर्भ में ठीक नहीं, राजनीतिक तौर पर करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कंधार की वो अशोक जी ने कही, उस पर एक टिप्पणी करके ओपी सिंह के पास आऊंगा। वाजपेयी सरकार के सामने जब वो परिस्थिति पैदा हुई तो ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई। क्या करे देश? 260 या 63 लोगों को छोड़ का जीवन संकट में डाल दें। भारत की राजनीतिक चेतना ने खड़े होकर कहा कि हमें अपने नागरिक बचाने चाहिए। समझ गए ना आप? अकेले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का फैसला नहीं था। और दूसरी बात जो अभी अशोक भाई ने कही कि गोली मार देनी चाहिए थी सबको तुरंत। अरे दादा, पुरानी छोड़ो, अब इसको मार दे गोली तो पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस नहीं नाराज हो जाएगी? तहब्बुर राणा को गोली मार दे तो आप ही लोग सबसे पहले राजघाट पर मोमबत्ती लेके जाएंगे कि ये क्या जुल्म हो गया। तहब्बुर राणा को बिना बिरयानी खिलाए कैसे मार दिया, आइसक्रीम को भी नहीं पूछा, हाय 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 नहीं। और आप कह रहे हो गोली मार दो। गोली मार दे तो मुन्ना खान साहब का क्या होगा? ये छत से नहीं कूद जाएंगे। और कन्हैया का क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान का क्या होगा? संजय राउत का क्या होगा? इतने लोगों को हार्ट अटैक आ जाए आप ही चाहते हो अशोक जी? आप भी चाहते हो इतने लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आ जाए? और ये लोग काली पट्टी बांध के नहीं घूमेंगे फिर देश भर में कि तहब्बुर हुसैन जी चले गए? इसलिए फ्री एंड फेयर ट्रायल तो भारत जैसे देश ने अफजल गुरु को भी दिया, कसाब को भी दिया, तो इसको भी देंगे। मुन्ना भाई, ये तो प्रश्न ये कि जो दूसरे मुल्क इजराइल ने जिस ढंग से इस पर टिप्पणी की, हम इस देश के राजनीतिक दल होने के बाद वैसी टिप्पणी भी नहीं कर पाए। हम तू में उलझे। एक और दूसरा, जो मांग आपके बड़े नेता, वरिष्ठ नेता ने की है पृथ्वीराज चौहान ने, तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस पार्टी अपने खाने खर्चे से, अपने अकाउंट से तहब्बुर राणा के लिए खान पान की व्यवस्था देखेगी और वकीलों की व्यवस्था देखेगी, जो मांग पृथ्वीराज चौहान ने की है? अब मैं अमिताभ जी जवाब दे दूं? जी हाँ, उसी लिए पूछा आपसे, जवाब के लिए पूछा मालिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा एक चीज, ना आप बीजेपी के प्रवक्ता को रोक पाए, ना हमारे घनिष्ठ मित्र सूर्या मैथिल को रोका आपने। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट तो हम लोगों को तो कभी रोका ही नहीं, आपको तो कभी रोका ही नहीं। 2 मिनट का आपको रोका ही नहीं। 2 मिनट सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि हम आतंकवादी के साथ। एक मिनट रुको मुन्ना खान, 1 मिनट रुको। 5:42 हुआ है, 5:44 तक निर्बाध बोलो, ठीक? 5:44 पे एग्जैक्टली रोक दूंगा तुरंत। हाँ, धन्यवाद। अभी हमारे मित्र सूर्या मैथिल ने कहा कि आतंकवादी के साथ है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि आतंकवादी के साथ है। बिल्कुल नहीं, हम आतंकवादी के खिलाफ है, हम तहब्बुर राणा के खिलाफ है। हम कहते हैं कि तहब्बुर राणा मुर्दाबाद। ये बात संविधान की कर रहे थे, जिसका संविधान नागपुर से चलता है। इनको देश से, संविधान से क्या मतलब? और आतंकवादी से इतने ही इसे नफरत है तो मैं पूछना चाहता हूँ, 2002 की घटना, कारगिल की घटना,
संसद भवन में घटना, उड़ी की घटना, कई ऐसी घटनाएं बीजेपी की सरकार में क्यों होती है? और कसाब को किसी ने नहीं, साजिश के तहत चलती हुई भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार, मैं नाम नहीं खोलूंगा, उसने गुजरात के रास्ते से भेजा था ताकि जाओ यूपीए सरकार को बदनाम करो और जितने हिंदुस्तानी है गोली चलाओ। हिंदुस्तानियों पे गोली चलने से इसको फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार लूडो खेल रही थी, हिंदुस्तानियों पे मैं कांग्रेस की सरकार लूडो खेल रही थी उस वक्त। खान साहब की आवाज रोक दीजिए, 5:44 हो गया, रोक दीजिए आवाज बिल्कुल। 5:44 हो गया, 2 मिनट बिल्कुल निर्बाध उनको मिला ताकि वो फिर आरोप ना लगाएं। आरोप से मैं बड़ा डरता हूं। गजब बात करते हैं, बोले उनने भेज दिए, बोले गुड्डू ने भेज दिए हमारे घर में। अच्छा जी, तो आप लूडो खेल रहे थे? भारत की सरकार लूडो खेल रही थी उस वक्त कांग्रेस की, क्या अंताक्षरी खेल रहे थे बैठ के? अरे दादा, अब आप बीच में नहीं, मुन्ना खान आप मेरी आदत जानते हो, बीच में तो बोलने की इजाजत ही नहीं। अरे दादा, आपको याद है कि नहीं, जब भारत माता की छाती पर आतंकी हमला हुआ था मुंबई में 26/11 में, तो उस रात भारत के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? वो 3 बार बाइट देने आए और तीनों बार नया बंद गले का सूट पहन के आए। किस मुंह से बात करेंगे आप? उनकी चिंता देश ने देखी थी। शिवराज पाटिल, घर में इतना बड़ा हाहाकार हो जाए, किसको याद रहेगा कि कपड़ा बदलें बार बार? अरे नाइट गाउन में उठ के भागेगा आदमी। वो 3 बार बिल्कुल प्रेस वाला बंद जोधपुरी सूट पहनकर आए। ये बता रहे हैं कि हमको चिंता बहुत है। भैया आप एक काम करो, आप तहब्बुर राना के लिए एआईसीसी फंड से पैसा निर्गत कराओ, क्या, ताकि उसको मटन कीमा के लिए बिरयानी वगैरह सब मिलती रहे और देश के बड़े बड़े वकील उसकी सेवा में रहे। कम से कम पृथ्वीराज चौहान को शिकायत तो नहीं रहेगी। अशोक जी, वही बात है कि जो इजराइल कह सकता है वो समाजवादी पार्टी नहीं कह सकती। क्यों? इजराइल का बयान आपने देखा होगा जो कल शाम को आया था। मुझे लगता है, हमारी पार्टी को लगता है कि चूंकि तहब्बुर राना मुसलमान था, इसलिए उसको सरकार ने ज्यादा फोकस किया कि उसको इस्तेमाल काम में होगा। डेविड कोलमैन हेडली, मैं समझ गया, उतना हमको मैं समझ गया कि इसलिए डेविड कोलमैन हेडली को छोड़ दिया गया। भैया तुम अमेरिका की जेल में रहो। अशोक जी, तुम आओगे, आपकी पार्टी में आपने अद्भुत लाइन ले ली, मैं समझ गया। ये जो थे ये जो अभी के राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये उनके नेताओं के बयान आपने देखे कि किस टाइप से ये कवर फायर दे रहे हैं तहब्बुर राना को। अब एक और मैं दिखाता हूँ, तत्कालीन सरकार के अंदर में एक बहुत ऊंचे पद पर थे व्यक्ति हैं, अधिकारी रहे हैं, उन्होंने किस तरह से इस कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार की सच्चाई बयान की है। आप उसको देखिएगा और फिर सोचिए, समझिए, उसी के अनुसार आप बर्ताव कीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी कितनी इस देश की है, कितना इस देश को लगाव है, इस देश के साथ में इनको लगाव है और इनके साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए। अगर तहब्बुर राणा ने अपना मुंह खोला तो आवाज कहां तक जाएगी वो देखने वाली बात है। और कांग्रेस पार्टी से डरी हुई भी इसलिए है कि तहब्बुर राणा भारत की पकड़ में है, इस वक्त भारत की जो एजेंसियां हैं उनके अंडर में है, और जब वो मुंह खोलेगा तो कहां कहां तक बात जाएगी और किन किन लोगों के नाम आएंगे। एक बार आप वो सुनिएगा कि जो वो पदाधिकारी थे उस टाइम के, उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या इनके राज को, और ये कोई ऐसा नहीं हवा में ध्यान से भारत सरकार के पूर्व अधिकारी आरवीएस मणि साहब 2006 से 2010 तक जगह अंडर सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने गृह मंत्रालय में केंद्र सरकार में काम किया और वो जिस पद पर बैठे थे वो बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद था। देश की खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स उनकी डेस्क तक आया करते थे, जिसकी बिना पर पूरे देश के अंदर अलर्ट्स जारी हुआ करते थे कि कहीं पर कोई आतंकवादी गतिविधि या कार्रवाई होने की आशंका तो नहीं है। और जिस पद पर वो थे उनका एक सीधा इंटरेक्शन अपने सीनियर अफसरों के साथ साथ देश के गृह मंत्री से भी हुआ करता। साहब ने जो है उनका ऐसे उद्घाटन किया था कि कैसे लश्कर तैयबा के आतंकवादी इशरत जहां और उसके साथ 3 अन्य लोग जो गुजरात एनकाउंटर में मारे गए थे उसको फेक एनकाउंटर करार किया जाए, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अमित शाह उस वक्त वहां के गृह मंत्री हुआ करते थे। और इसको लेकर अदालत के अंदर एक एफिडेविट दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। 2 एफिडेविट दिए गए।
पहले एफिडेविट में यह माना गया कि इशरत जहां और उसके साथी लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं। भारत की इंटरनल एजेंसियों का यह आंकलन है, खुफिया एजेंसियों का। 2 महीने के बाद दूसरा एफिडेविट जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि यह पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये लोग आतंकवादी थे। उस वक्त विवाद हुआ कि भारत की सरकार 2 अलग अलग एफिडेविट क्यों देगी, और एक ही इनपुट के बिना पर यह कैसे एक बार कहा कि वो आतंकवादी थे और दूसरी बार कहा कि संदेह है कि आतंकवादी थे। इसका खुलासा मणि साहब ने अपनी किताब में भी किया है और उन्होंने बाद में बताया कि कैसे उनको उस वक्त जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसके टॉप ऑफिसर ने उनको बुला करके टॉर्चर करके मजबूर किया कि आप कुछ बड़े लोगों का नाम लीजिए जिनके कहने पर वो पहला एफिडेविट जारी किया गया जिसमें उनको आतंकवादी बताया गया। ये एक प्रकरण है। अब मैं आपको थोड़ा और 2008 के इस हमले की तरफ लेकर के आता हूं। आप याद कीजिए, राकेश मारिया मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर, उनकी किताब आती है रिटायरमेंट के बाद, और वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो देश में चर्चा यह होती कि एक हिंदू आतंकवादी ने इस सारे कांड को अंजाम दे दिया, क्योंकि उसने अपने हाथ पर कलावा बांधा हुआ था। उसकी जेब में एक आईडी कार्ड मिला था जिसमें उसको बेंगलुरु का नागरिक बताया गया था और एक स्टूडेंट बताया गया था। और डेविड कोलमैन हेडली बताता है कि वो मुंबई जब आया रेकी करने के लिए तो वो सिद्धि विनायक मंदिर गया और उसने वहां से 10-20 कलावा खरीदे, जिसको उसने इन आतंकवादियों तक भिजवाया और वही कलावा बांधकर ये लोग आए थे। अब सबसे सनसनीखेज बात, उस वक्त भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री AR अंतुले, जो खुद महाराष्ट्र से आते थे, वो कहते हैं कि IPS अफसर हेमंत करकरे को कामा हॉस्पिटल किसने भेजा, क्योंकि उनका वहां उनके होने की कोई वजह नहीं थी और उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए क्योंकि वो तथाकथित हिंदू आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी इस जांच की मांग को सेकंड कौन करता है? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह। ये सारी बातें और इससे बढ़कर बहुत कुछ मणि साहब ने अपनी किताब हिंदू टेरर इनसाइडर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कहा है। लेकिन सर पहले मैं तहफुज राणा की बात कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि तहफुज राणा, माफ कीजिएगा, कि इसको तो हमारी कोशिशों की बदौलत आज भारत में लाने में कामयाब हुई है ये सरकार। ग्राउंड वर्क तो सारा हमने किया था। मैं इसमें एक छोटी सी संशोधन करना चाहता हूं। उनके प्रयासों के बावजूद आज तहफुज राणा हमें मिला था, नहीं तो जिसके उनके पूरे प्रयास के कारणवश डेविड कोलमैन हाथ भी हमने दे दिया। और उनके अगर सकारात्मक कोशिश करते, वो तत्कालीन सकारात्मक करते और ठीक दिशा और ठीक दशा से चलते, दिग से चलते, गति से चलते, तो डेविड कोलमैन हार्डी का भी हमें मिल जाता आज, और तहफुज राणा भी मिल जाता 2010 में या 2014 में, 13 में, 12 में, जो भी है। क्योंकि ये जो एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण की जो प्रतिक्रिया होती है बहुत ही एलैबोरेट होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पेपर वर्क, एविडेंस वगैरह होता है, तो इसलिए। परंतु वो क्यों नहीं आए और कोलमैन हैडली का इंटरव्यू करके कन्वर्ट कैसे हो गया, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं, साफ सबको अवगत कहता हूं कि उनके प्रयासों के बावजूद 2014 के बाद जो नया प्रतिक्रिया शुरू हुई थी, गति नई शुरू हुई थी, क्योंकि उनके जगह काफ़ी कुछ नुकसान हो गया था डॉक्यूमेंट के, और गति का जो नुकसान होता है, गति का जो अवरोधक लग गया था, उसको ओवरकम करते हुए। ऐसा क्या हुआ था सर यहां से हमारी तरफ से जिसमें चूक हुई? देखिए आप, तत्कालीन जिन्होंने इनका डेविड कोलमैन हैडली का जो भी नाम था उसको इंटरव्यू में कन्वर्ट किया, वो तत्कालीन होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, उनसे पूछिए तो वो ज़्यादा इसमें रोशनी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ से एक टीम गई थी उससे सवाल जवाब करने के लिए। वो तो NIA की टीम गई थी, जून 2010 में गई थी। अच्छा, 9 में वो पकड़ा गया था। 9 में पकड़ा गया था। उसके बाद जो है कुछ यात्राएं हुई थी तत्कालीन गृह मंत्री, जिनका भी मैंने नाम की आपके सामने जिक्र किया था, वो गए थे USA की यात्रा में, USA कनाडा वगैरह की। ये 9 से 14 के सितंबर के लगभग थी, मुझे ध्यान नहीं है, तिथि का तो स्मरण है नहीं। उसके वापस आने के बाद पहला उनका प्रतिक्रिया हुआ था कि इशरत जहान को टेररिस्ट किसने कहा था, वो पूरा वचन पत्र, जो हलफनामा बोलते हैं, वचन पत्र को संशोधित करते
से उसका पूरा सारांश को संशोधित करके एक नाम दिया एडिशनल एफिडेविट, अपर वचन पत्र, एडिशनल एफिडेविट। अब किसी भी जगह पे लीगल लेक्सिकॉन में एडिशनल एफिडेविट मैंने तो मुझे मेरे संज्ञान में तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही यशस्वी वकील कहते हैं अपने आप को, तो शायद उनको पता होगा, इसमें कोई चुनौती नहीं है। परंतु एडिशनल एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि ये ठोस से कह नहीं सकते कि खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट के आधार पर कि वो आतंकवादी है। परंतु वो ये भूल गए थे कि उनके जो साथ दो लोग जा रहे थे, मैं जावेद मोहम्मद शेख और प्रणेश पिल्ले की बात नहीं कर रहा, जीशन जोहर और अमजद राना जो थे वो पाकिस्तानी थे, जो एक बार कश्मीर से वापस जा चुके, फिर दोबारा इलीगली इंडिया में एंटर किए थे। उसके बारे में न कोई अपने, क्योंकि दूसरी जो एफिडेविट बनाई थी, पहला एफिडेविट पूरे सरकारी प्रक्रिया से बनी थी, प्रोसीजर से बनी थी, सेक्शन से बन के आई थी, सारे खुफिया एजेंसी का जितने भी रिपोर्ट थे हमने इकट्ठा किया, मैंने गाइडेंस की, जो भी ऑफिसर था उनको पूरा गाइड करके एक एक चीज एफिडेविट ड्राफ्ट किया है तथाकथित। परंतु सेकेंड एफिडेविट ऊपर से टॉप डाउन तरीके से आई। उसमें कहा आई हैव ड्राफ्टेड द एफिडेविट, आस्क्ड द अंडर सेक्रेटरी टू गो ऑन फाइल। दो ही लाइन पहले कहा कि समथिंग लाइक लेट अस कंसल्ट द एजी। अब एजी साहब बाद में सेक्रेटरी ने बोला एजी इज इन लंदन, तो कहता आई स्पोक समथिंग लिख के ऐसा कर उसको जाके फाइल करने को। यही फर्क था उस दोनों के बीच में, क्योंकि उसके अंदर उसका एफिडेविट को डाइल्यूट किया गया था। तो ये जब यूएसए की यात्रा में क्या हुई थी, जो ऐसा क्या हुआ था, हमें तो कुछ नहीं पता। यही आपसे पूछना चाह रहा था, ये तीनों बातें कैसे जुड़ती हैं? मैं बताता हूं। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा, आपने कहा उसके बाद चिदम्बरम साहब की यूएस की यात्रा हुई और आते ही उन्होंने कहा एफिडेविट बदल दो इशरत जान। ये तो टाइमलाइंस है, ये टाइमलाइंस है। ये टाइमलाइंस के बाद मैं अगले तत्व में जाता हूं। अब उसके बाद इशरत जहां का केस का पूरा पलट दिया था, गुजरात हाई कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर लिया, एसआईटी किया, जो किया सो किया। आपने कुछ अभी जिक्र भी किया था कि कुछ लोगों ने मुझे टॉर्चर किया गया था कि तत्कालीन सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी का नाम लेके कहो इन्होंने ये करवाया, फेक कन्वर्टर करवाया, तो मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, आपको जो राशि भी दूंगा वो भी एक पता नहीं डबल प्रमोशन क्या हुआ था, अलग बात है। और बाद में सिगरेट लगाया गया, ये ख़त्म कर दिया। 2016 में जब अबू जिंदल का जब ट्रायल चल रहा था, तो वही डेविड कोलमैन एडली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एविडेंस देता है। ये फरवरी 2016 की बात है, मार्च 2000। उसमें वो कहता है कि इशरत जहान वॉज अ टेररिस्ट रिक्रूटेड, फिदाइन टेररिस्ट रिक्रूटेड, लश्कर ए तोयबा टेररिस्ट रिक्रूटेड बाय मुजम्मिल भट्ट, जो भी इनका हैंडलर था। हमने भी वही कहा था, मगर हमारा आधार ये था कि गज़वाए हिंद के ये जो लश्कर जमात दावा का जो माउथ पीस था, उसके रिपोर्ट के ऊपर जो 15 जुलाई 2004 को जो रिपोर्ट आई थी, उस आधार पे भी हमने कहा था। उसके अलावा और भी आधार थे हमारे पास, खुफिया एजेंसी के भी थे हमारे पास। ये तो डायरेक्ट था, वो क्लियर ये कहे थे, ये तो हमें तो इस बात का वो है फक्र है कि ये हमारी फिदाइन जो है वो शहीद हो गई। अच्छा है? उस वक्त उन्होंने क्लेम किया था। बाद में जब चिदम्बरम साहब ने किया था, उन्होंने वो चीज़ पहला वाला चीज़ को डिनाई कर दिया। ये देखिए, तो ये किसके डिजाइन पे ये सारी चीज चल रही थी, ये पहले बात। फिर ये डेविड कोलमैन हैडली, यही डेविड कोलमैन हैडली के साथ साथ अगर पूरे ठोस तरीके से जिस तरह आज डोवल साहब ने किया था, तत्कालीन लोग करते, तो हमारे हाथ में उसी समय न केवल तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हैडली दोनों एक्स्ट्राडिशन के आ सकते थे, अगर यूपीए सरकार चाहती। तो वही मैंने इच्छा शक्ति थी। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैंने कहा था कि उनका योगदान नहीं है, उनके जो प्रतिगति में जिन्होंने काम किया है अगेंस्ट द टाइड, वो ही बहुत महत्वपूर्ण सबके सामने संज्ञान में रखने वाली बात। बट सर, अब ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये भारत सरकार का गृह मंत्री, क्या आपने नाम लिया, और वहां बैठे इतने महत्वपूर्ण लोग, इनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है अपने देश के ऊपर हुए एक आतंकवादी हमले से जुड़े लोगों को ना लाने में? देखो, इसमें कई बिंदुएं हैं, अगर मैं जाना चाहूंगा तो 3 घंटे में भी संवाद खत्म नहीं होगा। फिर भी परंतु एक चीज बताता हूं,
बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे तत्कालीन जो रूलिंग पार्टी थी उनका प्रेसिडेंट अध्यक्ष का बेटा जो है वहां जाके चाइना के साथ एक MOU करके आया, राहुल CCP। गांधी। वो एक बिंदु है। बाकी हर चीज में अमन की आशा ग्रुप में सारे वो लोग थे जो ड्रग पेडलिंग को सपोर्ट करते थे। आपको मैं एक तथ्य बता दूं, साफमा के लोग आते थे, वो भी क्लियर ड्रग्स का पेडलिंग करते हुए पकड़े गए, मगर उनको रफा दफा कर दिया, प्रेस में बात आई नहीं। उसी तरीके से यहाँ क्रिकेट टीम 2006 चैंपियंस ट्रॉफी 16 अक्टूबर 2006, मैं तिथि भी बता रहा हूँ, जयपुर चैंपियंस ट्रॉफी मैच में उसमें क्या किया, पाकिस्तान ने स्वयं एक्सेप्ट किया कि हमारे दो लोग ड्रग पेडलिंग कर रहे थे, शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ या मोहम्मद सामी, कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे अभी नाम स्मरण में नहीं है, और उनको उठा के वापस भेज दिया रूट से। अब अरे भाई, तुमने आज तक आतंकवादी के लोगों को तुमने अपना जो बताया नहीं, ये कहाँ से एक्सेप्ट कर गए? मतलब इट वॉज अटेम्प्ट टू हाइड अ बिगर स्कैम। तो उन्होंने दो आदमियों को आपके एक एप्पल ट्री की तरह, ऑलिव ट्री ब्रांच की तरफ पेश करके उनको ले गए। ये बिल्कुल भारत सरकार के तत्कालीन सरकार सांठ गांठ की थी। इसके बाद और बड़ी चीज को छुपाने के लिए एक छोटे सा के शोएब अख्तर, ये डेविड हेडली और तबू राणा भारत नहीं आने चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा राज खुल जाएगा। नहीं, वो तो आ चुके थे, उस वक्त कर रहे थे। ये 2006 की बात है। 2008 के बाद क्या हुआ, जब एक हमें पता चला, किसी फॉरेन न्यूज़पेपर के रिपोर्ट से ही संज्ञान हुआ था कि इसमें कोई राहुल नाम है। मुझे नहीं पता था राहुल नाम। मैंने कहा यार ये तो वाइस प्रेसिडेंट है। कहता नहीं यार, वो राहुल नहीं है, ये कोई फिल्म का बहुत बॉलीवुड के बड़े पर्सनालिटी का बेटा है, राहुल भट्ट, बड़े पर्सनालिटी का बेटा जो है। इनके साथ जाके टाटा, बाद में पूरा जब रिपोर्ट आई थी, ताज होटल में, ट्राइडेंट में, किचन तक जाके बैकडोर रूट, अगर ये सब इसलिए रेकी किया था ताकि अगर कोई संदर्भ ऐसा हो जाए तो उनको एस्केप करने के लिए आतंकवादी भाग सके। उन्हें अपना जो सेफ्टी वॉल रखा हुआ था। ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु मैंने पहले भी बोला था कि आई बिलीव, मुझे एक संदेह है कि ISI और INC का फिक्स्ड मैच हो सकता है संभवतः 26/11। चौथा बिंदु ये है, ISI और INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फिक्स्ड मैच हो सकता है संभवतः। इसका पूरा जांच अगर दोबारा करे तो कई बिंदु और निकलेगा। अब देखो तवाहुर राणा किस किस का नाम लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मैं अनुमान लेके बड़े वेटेड ब्रिट से वेटिंग, वो क्या उसी किसके साथ ताज होटल का रेकी किया या क्या क्या किया। बिकॉज यहाँ फुट सोल्जर तो उनका डेविड कॉलमैन हेडली ही था, मगर ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ये इसके पास भी सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि ये बचपन से इकट्ठे बड़े हुए हैं, डेविड कॉलमैन हेडली और ये उसको दाऊद कुछ बोलते थे, दाऊद गिलानी और ये जो तवाहुर राणा, दोनों बचपन से एक साथ पढ़े हैं। अब सर, ये जो दूसरी बात है, ये हिंदू टेरर वाली, इसके वो जो AR अंतुले ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया, बाद में जब हंगामा हो गया तो वो स्टेटमेंट उनको विड्रॉ करना पड़ा, लेकिन उन कह रहे थे, मैं तब भी ये सवाल पूछ रहा हूं कि हेमंत करकरे को वहां किसने भेजा, उनका वहां होने का कोई मतलब नहीं था, वरना वो मारे ना जाते। नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं, वो राज्यसभा में भी पॉइंट उठाया एज अ सिटिंग मिनिस्टर। देखो एक प्रोटोकॉल होता है, एक आचार संहिता होता है कि सिटिंग मिनिस्टर गवर्नमेंट पे क्वेश्चन नहीं उठाता। इन्होंने ये पूछा था कि एज अ सिटिंग मिनिस्टर 19 दिसंबर 2008 क्या बोला था अंतुले ने कि हेमंत करकरे के डेथ को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, राज्यसभा के रिकॉर्ड में। तो वो एक अश्योरेंस बड़ा यूनिक। तो नारायण स्वामी जी थे, MOS PMO, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया। तो एक मंत्री तो सरकार का हिस्सा होता है, ना विपक्ष का या ना कोई हाउस का हिस्सा होता है। वो खुद ही सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे और वो स्टेट सब्जेक्ट थी, वो अलग बात है। AR अंतुले के बारे में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। वो एक कोली समाज के बहुत बड़े नेता थे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल नेता थे। घोलाबा में उतर के जो अंदर से आए हैं वो कोलीवाड़ा से आए। मुझे नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल वहाँ इंटरनल सपोर्ट ना हो तो कोलीवाड़ा से संध्या काल में कोई भी
आदमी, अजनबी, स्ट्रेंजर वहां से पैदल आने से 50 लोग क्वेश्चन पूछेंगे। वो एक नहीं 10-10 आए। 10 आए और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और आर्म्स लेके आए। तो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मैंने किसी से पूछा तो कहता वीरेंद्र सहवाग की सेंचुरी चल रही थी। मैंने कहा कोलीवाड़ा का कल्चर समझो, बाहर बैठ के वो इकट्ठा टीवी देखते हैं। वहां का कल्चर नहीं कि सब घर में घुस के नहीं देखते। तभी किसी को पता नहीं चला, पूछा नहीं, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई तुम क्या करने आए हो यहां से हमारे बोले। मतलब कोई उनके साथी, अब किस पार्टी का था, किसका, उनका किसके कहने पे आए वो लोग। ये नेचुरल क्वेश्चन है कि भाई यहां से तुम निकल के वो लोग आ गए तो किसी को पता कैसे नहीं चला। आज बीजेपी वो याद दिला रही है बिल्कुल कि उस वक्त कांग्रेस की जो बोली थी वो ये थी कि ये हिंदुत्व फोर्सेस का काम हो सकता कि किसी पर एक्शन लेने के लिए मनमोहन सिंह ने कहा उस समय के आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम साहब से, उन्होंने नहीं लिया। 1 महीने तक प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले नहीं। वो कौन था जिसके खिलाफ एक्शन लेना? जिन्होंने इशरत जहां का, उनको तो आर्टिकल 311 वगैरह में निकालने की तक बात हो रही थी। अगर 2014 में भारत में सरकार का परिवर्तन नहीं होता तो एक बहुत ही यशस्वी ऑफिसर थे, मैं नाम लेके चैनल में ओपन नहीं कहना चाहता, उनका तो नौकरी, उनको तो 311 में ह्यूमिलेट करके निकाला जाना था। तो उनको 2014 में परिवर्तन के कारण स्वरूप उनको मिल गया। क्यों निकाला जाना था? उन्होंने एक्चुअली वो क्या है, पहले कहीं और रह चुके थे इशरत जहां का भी, फिर इधर भी पाकिस्तान डेस्क में काफ़ी कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीर सूचनाएं निकाला करते थे। और ये नहीं कि झूठा, सब पूरे आधार सहित, अच्छा, पूरे आधार सहित खुफिया इनपुट। मैंने कहा था कि IB's, I have told in an interview that IB's inputs are the most precise and exact and by validation I can say that। वो आज भी मैं स्टैंड करता हूँ। He was one of the officers। मैं उनको निजी तौर से उनसे कोई मेरा परिचय नहीं है, मगर वो ऑफिसर जो वहाँ से आती थी 110% आती थी। और इस संदर्भ में और भी उनका पूरा टीम में एक आध लोग कई बार मीटिंग वगैरह में आते थे तो मुझे पता था वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल ऑफिसर थे। और उनको आसिफ इब्राहिम ने, अच्छा CBI चाहती थी इसको अंदर भी कर दे, क्योंकि वो चाहते थे मैं गुजरात जा रहा हूँ, आईबी CBI को लड़ाने चाहते थे। और रंजीत सिन्हा जी, आईबी के ऑफिसर को गिरफ्तार, रंजीत सिन्हा जी आज हमारे साथ नहीं रहे, वो डायरेक्टर थे। और वो ही सतीश वर्मा को जो IPS ऑफिसर जो SIT का चीफ नहीं था वो बन गया, बाकी लोगों को भगा के। तो उसी को उन्होंने कहा था कि इन दोनों को और कुछ ऑफिसर्स को अंदर करना है, काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी को तो फ्रेम करना है इस SIT में। ये तो ईश्वर इच्छा हो गई, तो सरकार का परिवर्तन हो गया, अन्य चीज हो गई, ठीक है ना। केसेस जो आपने बताई ये 26/11 से पहले के, क्या उस वक्त इनकी जांच में आपको ऐसा लगा कि जबरदस्ती कोई मैन्युफैक्चर करने की कोशिश? मैन्युफैक्चर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, छोटे छोटे शहर में ना एक छोटा सा एक वर्कशॉप थी, कोई देश पांडे वगैरह, नांदेड़ 20 अप्रैल 2006 को एक किस्सा हुआ। उस किस्से में वो उसको 20 अप्रैल, देखो कोई भी आतंकवादी हमला होती तो मुझे 24 घंटे के अंदर संज्ञान मिल जाता था, कोई संज्ञान नहीं। 20 अप्रैल को क्या हुआ, ये 1 जून 2006 में RSS हेडक्वार्टर्स में एक अटेम्प्ट हुई थी, जो भी हुई थी, इसका रिपोर्ट बाहर आ गया। उस वक्त उसी दिन मेरे को दिग्विजय सिंह के साथ, जो अभी बाद में मुझे जो पता चला जिनका 26/11 में निधन हो गया था, जिनके हेमंत उनके बारे में बात किया, वो भी उस वक्त बैठे हुए थे, वही कुछ पूछ रहे थे। शिवराज पाटिल अपने कमरे में बैठ के मुझे बुलाया, अपने सोफे में बैठे रहे, इधर दिग्विजय सिंह उधर हेमंत करकरे। और वो हेमंत करकरे क्वेश्चन पूछा था कि हिंदू टेरर के केसेस क्या। मैंने कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो सारे टेरर का पोर्टफोलियो आता है। मैंने कहा अगर हिंदू ऐसा कोई, और मैंने कहा जी टेरर हैज नो रिलीजन, ये तो सरकार की स्टेटमेंट थी, पॉलिसी है। कहते जब ऐसे देखते नहीं और मेरे पास है भी नहीं, किसी भी इसमें कोई हिंदू नहीं है।
आप कम्युनल जो नेशनल कम्युनल हार्मोनी वाला डिवीजन है, एक नेशनल इंटीग्रेशन एंड ह्यूमन राइट, वहाँ पूछ लीजिए कहते नहीं मुझे टेररिज्म का चाहिए। मैंने कहा जी मेरे पास नहीं है, 3 घंटे में सेक्रेटरी पाकिस्तान गए आ जाएंगे, उनसे पूछ ले। कहते नहीं आप ही से चाहिए। मैंने कहा जी मेरे पास तो है नहीं, मैं कहीं ढूंढ के मैन्युफैक्चर तो करूंगा नहीं। कहता ढूंढ निकालो। मैंने कहा जी मैं कोशिश करना। अगले दिन रिकॉर्ड किया, ऊपर मैंने ऑफिसर्स को इस बारे में संज्ञान करा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, 10 दिन बाद हमारे पास केस आती कि 20 अप्रैल 2006 को ये नांदेड़ में टेरर अटैक हुई थी। वो कोई देश पांडे जी थे या जो भी थे, सबने कहते ये हिंदू टेरर है। तो बाद में उसके जांच में पता चला कि वो एक फेक इंश्योरेंस क्लेम का केस था, परंतु क्योंकि उसका जो ओनर था वो बजरंग दल के ऑफिस में रेगुलरली जाता था, उनके फंक्शंस में ज्वाइन करता था, तो इन्होंने सब कनेक्ट करके पहला हिंदू टेरर। पर उसके बाद ज़्यादा संज्ञान हुआ नहीं, ख़त्म कर दिया वो डट केस। फिर 2007 समझौता ब्लास्ट में बड़ा क्लियर था कि उसमें इनपुट भी थी, क्लियर इनपुट थी कि नूरनगर में या बारोत पता नहीं कहाँ कुछ लोग है पॉसिबली कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं वो नहीं बोला, कुछ वेस्टर्न यूपी और नूरनगर, आई डू नॉट नो वेयर इट इज, हरियाणा में सर, वो हरियाणा में नूरनगर कोई जामिया हुई में कोई जगह है, तो पता नहीं कहा। कहते यहाँ पर कुछ लोग हैं, फिर भी अब डेट्स पता नहीं था, चले गए, ठीक है। फिर उसमें भी क्या किया, नॉट ओनली मी, भारती अरोरा थी उस वक्त, बाद में शी रिटायर्ड, शी क्विट VRS एज IG इन हरियाणा गवर्नमेंट, IPS ऑफिसर थी, SP रेलवे क्रीम थी। उसका भी इनिशियल जितने भी इनपुट्स आते थे, डायरेक्ट आते थे, तो उसमें यही कहा गया था कि दीज आर ऑल पाकिस्तानी पीपल, वो ला रहे थे, ये ला रहे थे। Some Pakistani people were also taken into custody by the Haryana police, but due to political intervention they were let go. ये हिंदू टेरर में हिंदू कोई भेज दिए गए। हिंदू टेरर में हिंदू कोई प्रताड़ना नहीं था। इसमें जो असली आरोपी थे उनको बचा के पाकिस्तान निकालना भी हुआ। लेकिन मैं एक सिर्फ एक लाइन, सही कह रहे थे, 3 घंटे हम लोग इस पर बात सर, बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइन, क्योंकि ये जो मामला था समझौता, इसमें अमेरिका ने बाद में कहा था कि इसमें एक पाकिस्तानी इन्वॉल्व था, बाद में आरिफ कस्मानी, और बाद में उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट भी अमेरिका ने घोषित किया, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं था कि हमने पाकिस्तान से जुड़े लोगों को जाने दिया, आरिफ कस्मानी और जाने नहीं दिया, उनको भिजवा दिए, कुछ हिंदुओं को इम्प्लीकेट कर। आरिफ कस्मानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा मजाक वाली चीज है, उसको एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का है, ISI ने उसको सुपारी दी, और क्योंकि हिंदुस्तान क्लेम कर रहे थे कि हिंदू टेरर है, उसको पैसे नहीं दिए, इसलिए वो जाके अमेरिका में जाके रोया कि यार कहीं ना कहीं ये तो मैंने किया है। देखो आरोपी कह रहा है हमने करवाया है, हिंदुस्तान की सरकार कह रही थी तत्कालीन, कहता आपने नहीं किया, हमारे हिंदुओं ने किया, हमारे लोगों ने कर दिया। ये तो बहुत कहानी थी कैसे ये हिंदू टेरर या हिंदुत्व टेरर और सैफरन टेरर को पैदा किया गया हमारे देश में, कॉन्कॉक्ट किया गया। उसके कई किस्से उन्होंने, आपने जिस व्यक्ति से सुने, इसी को कहते हैं टू हियर फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, क्योंकि ये उस जगह बैठे थे जहां ये सारे इनपुट आते थे, खुफिया एजेंसियों की जितनी इनपुट होती थी उनकी डेस्क पर आती थी, और वहां से फिर वो ऊपर जाया करती थी। उन्हीं के मुख से आपने सब कुछ सुना है। तो अब ये तहव्वुर राना पर अब ये सर ने कहा कि वो भी देख रहे हैं कि ये क्या क्या खुलासे करता है, तो मतलब आने वाला वक्त काफी दिलचस्प होगा। मनी साहब बहुत शुक्रिया। ये मनी साहब थे, उन्होंने जो सच बताया, मुझे नहीं लगता कि इस सच को सुनने के बाद में किसी भी हिंदुस्तानी के मन के अंदर में जो दिल से देश को प्यार करता है, इस कांग्रेस के प्रति जरा सा भी प्यार होगा। इन्होंने कांग्रेस की वो सच्चाई बताई जो शायद ही कोई जानता होगा। कांग्रेस शुरू से देश के विरोध में थी, है और रहेगी। जो ये राहुल गांधी जगह जगह जाकर ये यात्रा वो यात्रा निकालता है, ये सबसे बड़ा देशद्रोही व्यक्ति है। मैं सरकार से, देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके तैमूर राणा के मुंह से सच को निकलवाया जाए, और जिन जिन व्यक्तियों के नाम भी वो ले, उन सभी को पहली फुर्सत में फांसी के फंदे पर टांगा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।